हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन में हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके अलावा क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, और अब आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चलने वाले हैं जिनको आपको कंटिन्यूसली ध्यान से देखना है। और अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे से समझना चाहते हो तो पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम लोग पहली चीज़ तो पढ़ चुके हैं संस्थागत नियोजन, फिर हम पढ़ चुके हैं प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, जिसमें ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपका जो टॉपिक बचता है अब ये लगातार प्रबंधन के टॉपिक है, याद रखना। वित्तीय प्रबंधन है, शैक्षिक प्रबंधन का स्पेशली कक्षा प्रबंधन है, समय प्रबंधन पढ़ा जाएगा, फिर पाठ्य सामग्री सूचना अभिलेख प्रबंधन पढ़ा जाएगा, फिर विद्यालय अभिलेख के प्रकार और आपदा प्रबंधन, फिर विद्यालय प्रबंधन। तो प्रबंधन के जो टॉपिक हैं वो आपके यहाँ तक के टॉपिक हैं सारे के सारे प्रबंधन के। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो पर्यवेक्षण तंत्र या कह सकते हो, फिर उसमें कौन कौन से हमारी संस्थाएं हैं, किन किन संस्थाओं का क्या काम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एनसीईआरटी, न्यूपा, एनसीटी, ये सब क्या हैं, ये सब की चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक वित्तीय प्रबंधन से के ना, बाद में इसको कल हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कच्चा कच्छ प्रबंधन क्या होता है। अब कच्चा कच्छ प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन कैसे होगा। लर्निंग कॉर्नर एक नई चीज़ है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पुस्तकालय का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या ज़रूरत रखनी है, क्या नहीं रखनी है, कितना उसका मानक होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, हम कच्चा कच्छ प्रबंधन पढ़ेंगे, और कच्चा कच्छ प्रबंधन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कच्चा कच्छ प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर पुस्तकालय प्रबंधन पढ़ना है, पाठ्य पुस्तकें पढ़नी है, कार्य पुस्तिकाएं पढ़नी है, शिक्षक संदर्शिका क्या होती है इसके बारे में भी आज बताऊंगा मैं, और शब्दकोश का प्रयोग और प्रबंधन कैसे करना है इसके बारे में भी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कच्चा कच्छ प्रबंधन में अगर समझाऊं आपको तो क्लास को एक तरह से मैनेज करना होता है, और वो क्लास दो लोगों से मैनेज होती है। द फर्स्ट इज वन टीचर एंड सेकंड इज वन स्टूडेंट। ठीक है, तो आप टीचर और स्टूडेंट से मैनेज होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं भौतिक संसाधन, जिसका मैं पिछले वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ। भौतिक संसाधन इन द सेंस कि आपका बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गया, किताबें हो गई, पंखा हो गया, फिर अगर गर्मी लग रही है पंखा हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये भौतिक संसाधन है जिनसे ये दोनों लोग मैनेज होते हैं। ठीक है, तो कच्चा कच्छ का प्रबंधन तभी एक तरह से सुचारू रूप से चल सकता है, या कच्चा कच्छ प्रबंधन हम कह सकते हैं जब हमारी शिक्षण प्रक्रिया एकदम सुचारू एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से चलती हो कक्षा में, तो हम कह सकते हैं कि हमारी कच्चा कच्छ का प्रबंधन बहुत अच्छा है। अब उसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो यहाँ पर दिया गया है भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रयोग जिससे विद्यार्थी क्या हो, लाभान्वित हो सके। फिर दिया गया है दूसरा उद्देश्य संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बनाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझाया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना जिससे शिक्षण का जो स्तर है, यानी अधिगम का जो स्तर है, वो बच्चों का क्या हो सके, उच्च हो सके। जब बच्चों को ध्यान से समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी, तो उनके शिक्षण का जो स्तर होगा, यानी अधिगम का जो स्तर होगा, काफ़ी उच्च होगा। अब क्या क्या बातें हैं, क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, तो जैसा कि बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लचीलापन का मतलब ये होता है ऐसा नहीं कि कंजस्टेड होकर बच्चे बैठे रहें एक दूसरे से कोरिलेट करके, थोड़ा दूर दूर आराम से बच्चे अपने स्पेस में बैठे रहें, जिससे उन्हें अपना कार्य, समूह के कार्य में बैठने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। फिर उसके बाद दिया गया है कि प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उसमें कमरे में लाइट्स लगी हुई होनी चाहिए और पंखे लगे हुए होने चाहिए जिससे उनको कोई बाधा ना हो, जिसमें दरवाजे और खिड़की संख्या पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चीज़ें क्या दी गई हैं, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रमुख बिंदु। अब देखो, ये कच्चा कच्छ प्रबंधन खत्म हो गया, हम शिक्षण अधिगम की बात करते हैं। शिक्षण अधिगम एक्चुअल में क्या होता है, तो शिक्षण अधिगम जो होता है वो होता है कि पढ़ाने और पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे शिक्षण अधिगम करते हैं। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, तो इसमें दिया गया है भाषा जो है, जिसमें टीचर जो होता है अगर वो भाषा मतलब हिंदी या अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा है तो उसे खुद छोटी छोटी कहानियाँ, गीतों और कविताओं की रचना करके जाना चाहिए, बिकॉज जिससे वो अच्छे से समझ सके। फिर दिया गया है इस सामग्री का निर्माण और उपयोग की आवश्यकता, ये उसे पता होना चाहिए एक टीचर को।
भिन्न भिन्न विषयों में अलग अलग सामग्री लगती हैं, किस विषय में किस तरह की शिक्षण अधिगम सामग्री हमें ले जानी चाहिए, कैसे हम उनका इस्तेमाल कर सके, कैसे हम बच्चों को और आसानी से समझा सके। देखो शिक्षा का एक मेन उद्देश्य होता है कि जो भी शिक्षण कार्य हम कर रहे हैं वो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है बाल पत्रिकाएं, समाज पत्रों, बालोपयोगी सहायक सामग्री एकत्र करके उनको किस तरह से भाषा के विकास के साथ पढ़ाने में बच्चों को आनंद आए, इस तरह से चीज़ों को हमें कंजर्व या कह सकते हो कि उसको इकट्ठा करना चाहिए जिससे बच्चों के पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद उत्पन्न हो। ठीक है। उसके बाद दिया गया शब्द भंडार, जिसके बारे में हम लोग स्पेशली एक टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शब्द भंडारण वृद्धि के लिए मॉडल, शब्द कार्ड, वर्ण कार्ड, वस्तुओं के चित्र और कोड कार्ड पोस्टर बनाने आदि बनवाएं। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो शब्द भंडारण होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि शब्द भंडार में हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या रोल होगा, उसमें हमें ऐसे शब्द भंडार का यूज करना चाहिए जो उस बच्चे के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता हो। ऐसे हार्ड शब्दों का इस्तेमाल ना करो आप जिससे वो बच्चा कनेक्ट ना करा पाए। देन यू हैव टू कनेक्ट एवरी पर्टिकुलर चाइल्ड विथ योर वर्ड्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका शब्द भंडारण किस तरह से और आप उनका प्रयोग किस तरह से कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्लास में फ्लैश बोर्ड को बनाकर बच्चों को दिखाएं, उन्हें भी कार्ड का निर्देशन दें। ठीक है। फ्लैश बोर्ड क्या होता है, जिससे चीज़ों को एक बोर्ड पे हम लोग कार्ड से कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप गोला बना दिए तख्ती काट के, फिर दफ्ती काट के उस पर स्क्वायर बना दिए दफ्ती काट पे, और भी सारी चीज़ें बना सकते हैं हम। ठीक है। दीवारों पर सूक्तियों या सदवाक्य लिखवाएं। ये ऐसी बहुत सारे स्कूलों में आप देखे होंगे, ये सारी चीज़ों का भी उपलब्ध होता है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चलचित्र, इनका भी प्रयोग जरूरी है बिकॉज दृश्य श्रव्य सामग्री का आप नाम सुने होंगे। ये सब चीज़ों का उपयोग से क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो सुगमता से, आसानी से, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। बिकॉज ए फॉर एप्पल पढ़ाने से अच्छा ए फॉर एप्पल दिखाना। बिकॉज वन पिक साउंड्स 100 वर्ड। एक पिक जो होती है वो 100 शब्दों के बराबर आवाज़ करती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम चीज़ों को किसमें बताएं, शब्दों में ना बता करके ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों में बताएं। बिकॉज बच्चा जो होता है मूर्त चीज़ों को सोच सकता है। आप चौथे सेमेस्टर में हो तो आप जानते भी होंगे मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक स्थानीय परिवेश में उपलब्ध होने वाली सामग्री की सहायता से सहायक सामग्री का निर्माण करे। इससे छात्रों में अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाने का कौशल विकसित होगा। शिक्षक मिट्टी से फल, वर्ण, मॉडल आदि बनाकर उनको उचित रंगों से रंगवा सकता है। मतलब मिट्टी से कई सारे फल को बना सकता है, आम को। जैसे हम लोग बचपन में बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। आप लोग को अगर याद होगा तो हम लोग पेड़ के, जो लोग बच्चे गांव में या और गांव से रिलेट करे होंगे, तो आम के पेड़ से हम लोग ऐसे घूमने वाला खिलौना बनाते थे जो हवा में ऐसे दौड़ने पे हवा में घूमता रहता था। ठीक है। पंखी की तरह। उसके बाद दिया गया लर्निंग कॉर्नर क्या होता है। तो लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, तो दिया गया है लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से गणित जैसे नीरस विषय को भी रोचक बनाया जा सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका उपयोग और इसका उद्देश्य क्या होता है। देखो लर्निंग कॉर्नर क्या होता है कि चीज़ों को दीवारों पे लिख दो और जगह लिख दो, फनी वे में लिख दो। जैसे बहुत सारे स्कूलों में देखो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बच्चे, वहाँ पे गिनतियाँ लिखी होती हैं सीढ़ियों पे। मतलब सीढ़ियाँ रोज वो चढ़ेंगे, रोज देखेंगे तो किसी ना किसी दिन तो उनको समझ में आ ही जाएगा। ऐसे ही पूरे स्कूल को हम लर्निंग कॉर्नर बना सकते हैं। पूरे स्कूल को, कॉर्नर का मतलब ये नहीं है किसी कोने में बच्चा पढ़ेगा, नहीं। लर्निंग कॉर्नर हर जगह अवेलेबल हो सकता है पूरे स्कूल में। पुस्तकालय और लर्निंग कॉर्नर फर्क यही होता है। उसका नाम है लर्निंग कॉर्नर, लेकिन वो लर्निंग कॉर्नर नहीं होता। स्कूलों पे, दरवाजों पे, दरवाजा कितने एंगल पे खुल रहा है, कितने एंगल पे बंद हो रहा है, हम एंगल दिखा सकते हैं उसको ज़मीन पे। तो हर जगह वो, उससे बच्चा क्या होता है, मैथमेटिक्स आसानी से सीख सकता है और उसमें रुचि नहीं लेते हैं। लर्निंग कॉर्नर से माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री का व्यवस्थित स्वरूप प्रदर्शित होता है जो उच्च अधिगम स्तर के लिए आवश्यक होता है। अब देखो जिसको यूज करने आएगा, जिन टीचर्स को यूज करने आएगा वही इसका यूज कर सकते हैं, सारे लोग तो यूज कर नहीं सकते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कैसे करना है। एंड आपको पूरा का पूरा स्कूल लर्निंग कॉर्नर की तरह बनाना है। जैसे बहुत सारे आदर्श स्कूलों के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करो तो देखोगे उनके सीढ़ियों पे, उनके दरवाजे पे, उनके गेट पे हर जगह कुछ ना कुछ सीखने वाली चीज़ें बनी होती हैं।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिससे मैथमेटिक बहुत आसानी से आ सकती है उनको कठिन से कठिन शब्दों में, ठीक है। कठिन से कठिन प्रकरणों को सरलतम रूप से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग होता है, ठीक है। पुस्तकालय क्या होता है, तो पुस्तकालय अलग होता है, लर्निंग कॉर्नर अलग होता है। मैंने आपको समझाया लर्निंग कॉर्नर इज नॉट एन कॉर्नर, पूरा वाइड सेपरेट एरिया होता है कि किताबों को छोड़ के अलग जगह से बच्चा सीख रहा है, ठीक है। अब पुस्तकालय क्या होता है, पूर्णकालीन एवं पूर्ण प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम किसी पुस्तकालय के लाइब्रेरियन को रख लें उसके बाद छोड़ दें, प्रशिक्षित भी होना चाहिए और पूर्णकालीन भी होना चाहिए। मतलब पुस्तकालय की जगह शांत, सुसज्जित और आरामदेह होनी चाहिए। अब आराम देने का ये मतलब नहीं है कि जाके बच्चा सो रहा हो, वहाँ पे आरामदेह होनी चाहिए ताकि यह अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने में सहायक हो सके। पुस्तकालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में आवश्यक फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तकें रखने के लिए शीशे वाली अलमारी, सूचना पट्ट, कैटलॉग आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। फिर दिया गया है विद्यार्थियों के स्वाध्याय की आदत को प्रोत्साहित करने हेतु विद्यालय प्रशासन की ओर से समय सारणी में पुस्तकालय का अध्ययन का कालांश अवश्य रखा जाना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे हम लोगों का टाइम टेबल बनता है, हम लोगों के बचपन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आपके टाइम टेबल में ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कि हर क्लास के बच्चे कब वो पुस्तकालय में जाएंगे, उनका भी टाइम टेबल उसी टाइम टेबल में सेट होना चाहिए कि वो कब लाइब्रेरी में जाएंगे, जिससे उनको आदत बनेगी। देखो रोज जाएंगे तो कुछ तो किसी न किसी दिन तो कुछ जरूर सीखेंगे, लेकिन जब नहीं जाएंगे तो उनके सीखने का अलग अलग चीज़ें सीखने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। या कुछ बच्चे होते हैं पुस्तकालय में जाने के बाद उनके अंदर की प्रतिभा सामने आती है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास 1 में ही लेकिन वो 4 की भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, तो वो तब होता है जब वो पुस्तकालय को इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद दिया गया पुस्तकालय में विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई पुस्तकें प्रतिदिन व्यवस्थित ढंग से अलमारी में लगा देनी चाहिए। मतलब बच्चा जाए तो वो खराब तो कर ही देगा, लेकिन आपको पुस्तकालय का काम ही यही होता है कि उसको फिर से व्यवस्थित ढंग से क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। पुस्तकों का विवरण क्या है हमारे कक्षा के अनुसार, तो कक्षा 1 में आप जानते हो कि भाषा पढ़ाई जाती है, जिसमें भाषा में गणित और पर्यावरण अध्ययन और भाषा मतलब हिंदी होती है। 2 में गिनतारा की एक पुस्तक अलग आती है, बाकी पर्यावरण अध्ययन और भाषा की एक ही पुस्तक होती है। 3 में देखो 3 किताबें हैं, तो कलरव, गणित, हमारा परिवेश 3 किताबें हो गई। फिर 4 में किताबें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5 किताबें हो जाती हैं। 5 में और किताबें हो जाती हैं, तो यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 किताबें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हमारे प्राइमरी स्कूल में यूज होती हैं, जो आपको बताना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या विवरण है हमारे प्राथमिक स्कूल में किताबों का। देखो दुनिया में 3 बार हम लोग ड्यूटी करके आ चुके हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता उन किताबों का नाम क्या है। तो विज्ञान को हम परख करते हैं। अब लिख के आओगे आप विज्ञान, एक बच्चा लिख के आया परख, नंबर किसको मिलेगा, परख वाले को, समझी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कार्य पुस्तिकाओं का विवरण क्या होता है। अब कार्य पुस्तिकाएं क्या होती हैं कि जिस पे बच्चा काम करता हो, होमवर्क क्लास वर्क करता हो, उनका विवरण क्या होना चाहिए। तो विषय सामग्री पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होनी चाहिए। फिर उसके बाद यह आकर्षक रोचक चित्रों के माध्यम से, मैंने समझाया ना कि रोचक चित्र बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। फिर रंग भरने में प्रयास किया जाना चाहिए, जैसे कला की है तो उसमें क्या चीज़ें होनी है, पर्याप्त उदाहरण होना चाहिए उसमें, जिससे बच्चा स्वतः ही सीख सके। रोचकता बनाने के लिए प्रश्नों में नवीनता और बारंबारता का ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब एक ही प्रश्न बार बार ज़्यादा बार ना दोहरा लिया जाए, या एक ही प्रश्न जो है वो एक ही बार पूछ के ना छोड़ दिया जाए, उस पर अभ्यास करने के लिए 2-3 बार उस तरह के प्रश्न को जरूर दिया जाए, ठीक है। फिर शिक्षक संदर्शिका क्या होती है दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसे मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। शिक्षक संदर्शिका, आप लोग अगर ड्यूटी करने गए होंगे तो शिक्षक संदर्शिका स्कूलों में आती है, लेकिन कोई भी टीचर्स प्राइमरी में हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई पढ़ता ही नहीं उन चीज़ों को। उसमें क्या होता है कि आपको नए नए तरीके बताए जाते हैं, नए नए तरीके, नए नए विचार। आप किसी टॉपिक को कैसे पढ़ाओगे, किसी टॉपिक को कैसे डिलीवर करोगे, आप कौन सी उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करोगे, आखिर कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल कब हमें यूज करना है। तो वो सब चीज़ें शिक्षक संदर्शिका में दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है,
पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सके, इस दृष्टिकोण से शिक्षक संदर्शिका की रचना की गई है। जो मैंने आपको समझाया कि आपकी कैसे आप टीएलएम का यूज करोगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए शिक्षक संदर्शिका यूज की गई है। ठीक है। पढ़ाने हेतु तो समय प्रबंधन का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। किस टॉपिक पे आप कितनी समय दोगे इसका विवरण बिल्कुल होना चाहिए। ये सारी चीजें शिक्षक संदर्शिका हमें सिखाती हैं। कौन सी विधियां सिखाती हैं, कौन सी विधियां हमें यूज करनी है, अध्ययन सामग्री हमें यूज करनी है जिससे हमारी गतिविधि रोचक हो सके, बच्चा सीख सके आसानी से। उसके बाद दिया गया है सामान्य जानकारी शिक्षक के शीर्षक के अंतर्गत विस्तार शिक्षण युक्तियां प्रयोग में अपनाए जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने के अवसर को उल्लेख किया गया है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उस शिक्षक संदर्शिका की पुस्तिका में जो आपके डायट से आती रहती है अक्सर प्राइमरी स्कूल में टीचर्स के लिए, लेकिन टीचर्स उनसे पढ़ता ही नहीं। ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज हम अगर पढ़ रहे हैं चीज़ों को, हम जान रहे हैं चीज़ों को, तो हमें अच्छे से समझना है कि हमें कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन। मैंने आपको पहले ही भी बताया शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन क्या होगा। स्वरूप, शब्दकोश का स्वरूप बालकों के कक्षा स्तर या मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत हार्ड आपका जो डिक्शनरी है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, उन बच्चों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। वह उचित प्रकार से शब्दकोश का प्रयोग करना सीखें तथा लाभ प्राप्त कर सकें, इस तरह का होना चाहिए। शब्दकोश में पाठ्य वस्तु के शब्दों को समाहित करते हुए अन्य शब्दों को भी स्थान मिलना चाहिए जो कि व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त होती है। अरे आप लोग पुस्तकों में देखे होंगे लास्ट में शब्दकोश दिया होता है, तो वो उस पाठ में नई नई जो शब्द सीट आए होते हैं उनको उठा के दिया। कभी भी बुक उठाना और चैप्टर के लास्ट में देखना शब्दकोश लिखा होता है, जो नए शब्द आ रहे हैं उनको लिखा होता है, उनका मतलब लिखा होता है। तो उन शब्दकोश को आपको बच्चों को सिखाना होता है। ठीक है। और आपको उन शब्दकोश का अपने शब्दों में ऐसा मतलब नहीं निकालना है कि जिससे बच्चे ना समझ पाए, आपको उन शब्दों को अच्छे आसानी से समझ आना होता है। ठीक है। शब्दकोश में छपाई एवं कागज उत्तम होना चाहिए क्योंकि शब्दकोश अस्थायी होता है तथा अधिक समय तक छात्रों के प्रयोग में रहता है। ठीक है। शब्दकोश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए क्योंकि शब्दकोश का प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, प्रमाण के रूप में स्वीकार, इसलिए प्रत्येक वर्ष शब्दकोश की समीक्षा होनी चाहिए। शब्दकोश में समय समय पर संशोधन करते हुए नवीन शब्दों का समावेशन करना चाहिए जिससे उसकी व्यापकता की क्या हो सके, वृद्धि हो सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके शब्दकोश से रिलेटेड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोच के देखो, हमारे सामने अगर इतनी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके पढ़ाया गया होता तो हम शायद आज बीटीसी के मैथमेटिक्स से डर नहीं रहे होते। ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देखो, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल की वीडियोस को पूरी डाला गया है, 40 क्वेश्चन रिलेटेड हैं उसके, सब कुछ डाला गया है। तो आप जाके देखो कैसे लगाया जाता है, कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।